Hey guys, today we are going to start a new act that is मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो उससे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश जुडिशरी 2020 के जो वैकेंसीज़ निकली हैं उसके सिलेबस के बारे में बता दूँ। 252 वैकेंसीज़ निकली है टोटल सिविल जज सेकंड के लिए। एज लिमिट्स तो हमें पता ही है 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स। ठीक है, 3 एग्ज़ाम्स होंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड वाइवा 50 मार्क्स का होगा। बाकी प्रीलिम्स की सबके मार्क्स डिफरेंट है। 150 एमसीक्यूज़ होंगे प्रीलिम्स में, जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चंस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सीपीसी से 15 क्वेश्चंस आएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 7 क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 क्वेश्चंस आएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 6 क्वेश्चंस आएंगे, लिमिटेशन एक्ट से 4 क्वेश्चंस आएंगे, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से 5 क्वेश्चंस आएंगे, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड से 5 क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट से 15 क्वेश्चंस आएंगे, आईपीसी से 15 क्वेश्चंस आएंगे, सीआरपीसी से 15 क्वेश्चंस, एनआईए से 5 क्वेश्चंस, जीके के 20 क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश नॉलेज के भी 10 क्वेश्चंस। बाकी हम सभी चीज़ों पे मोस्टली ध्यान देते हैं, पर जो लोकल एक्ट्स होते हैं हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते, या उनकी हमें क्लासेस या वीडियोस भी नहीं मिलती हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 3rd क्वेश्चन पेपर के अंदर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, जो कि 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें एमपी लैंड रेवेन्यू कोड भी है, जिसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एनआईए है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस पर एक वीडियो बना रही हूँ। बाकी आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो मैं एक अलग वीडियो में डाल दूँगी। ठीक है, तो अभी शुरू करें। मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। तो इस एक्ट के अंदर टोटल 51 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो मैं इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। ठीक है, आगे डिटेल्स में जान लेंगे। इस एक्ट का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ द एक्ट, पर्पस ऑफ द लॉ, इसका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल लेटिंग, रेंट। लेटिंग मतलब जब हम कोई को प्रॉपर्टी देते हैं, लीज, रेंट, what are the rights and liabilities of the tenant and landlord. It is also the purpose of this law. ठीक है, next is if there is any bona fide person, landlord or tenant, so to explain about his special provisions and ground of evictions. ठीक है, so these are the purpose of the law, and we can also say that these are the jurisprudential essence of this act. इसमें एक नेक्स्ट चीज़ है, दैट इज़ टू फिक्स द रेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़ एंड कंट्रोल द एकोमोडेशन ऑफ द स्टेट ऑफ एमपी इज़ द मेन पर्पस। बेसिकली पूरे एमपी के अर्बन एरियाज़ का या फिर रूरल एरियाज़ का रेंट कितना होगा, एंड उसे कंट्रोल करना, उसे रेगुलेट करना, अकोमोडेशन करना, दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज़ कि ये एक्ट असेंट कब हुआ था? दिस एक्ट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 25th of December 1961 and this was enforced on 30th of December 1961. So ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, सो इन दोनों डेट्स को हमें याद रखना है। आगे है प्रीएम्बल में क्या दिया गया है। प्रीएम्बल वैसे तो काफ़ी लंबी दी गई है, बट सिंपली अगर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ ऐसे कि एन एक्ट प्रोवाइड्स फर्स्ट रेगुलेट एंड कंट्रोल लेटिंग। ठीक है, लेटिंग का बताया मैंने, जब हम कोई को भी लीज पर देते हैं, सो दैट इज़ नोन एज लेटिंग। ठीक है, रेगुलेट एंड कंट्रोल लेटिंग। रेंट, रेंट में स्टैंडर्ड रेंट आता है। स्टैंडर्ड रेंट सेक्शन 7 में एक्सप्लेन्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा
और भी बहुत सारे तरह के रेंट्स होते हैं, बट स्टैंडर्ड रेंट इस एक्ट के अंदर बार बार आपको सुनने मिलेगा, ठीक है, एंड ये इम्पोर्टेंट भी है। तो रेंट, eviction and its ground if the tenant is not paying the rent, टेनेंट को evict करना और उसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर बताया जाएगा। एंड बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ eviction। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे आता है कि लैंडलॉर्ड के पास पर्टिकुलर राइट्स होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी से टेनेंट को evict करवा सकता है if the intention is bona fide and there are some particular reasons, और वो reasons दिए गए हैं एक्ट के अंदर। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस एक्ट के अंदर जानने के लिए, ठीक है, वो हम आगे जानेंगे। इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं, तो इन शॉर्ट चैप्टर्स में हम देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर डील्स विद द प्रिलिमिनरी पार्ट व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स। जैसा कि हमने बताया, इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 30th of December 1961 and it was assent by the president on 25th of December 1961। 5 डेज़ बाद ये इन्फोर्स हो गया था। एक्सटेंड कहाँ तक है? एक्सटेंड सिर्फ एमपी में होगा, क्योंकि ये एमपी का लोकल एक्ट है, वॉल इंडिया में नहीं होगा। और डेफिनेशन क्लोज भी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर डील्स विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग द रेंट, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड रेंट ऑल्सो, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हाउ टू इंक्रीज़ रेंट। इसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर आप रेंट बढ़ा रहे हो तो कैसे बढ़ा रहे हो, इफ़ यू आर डिक्रीजिंग द रेंट, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। बाकी चैप्टर 3 के अंदर है द चैप्टर डील्स विद द ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन ऑफ द टेनेंट। अगर हमें किसी टेनेंट को निकालना है तो उससे डील करता है चैप्टर 3। चैप्टर 3A इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द होल एक्ट। एज आई टोल्ड यू, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स ये इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए 3A जो है डील्स विद बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर एविक्शन, ठीक है। चैप्टर 4 में है डिपॉजिट ऑफ रेंट। चैप्टर 5 डील्स विद दैट हु विल बी द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी एंड उनकी पावर्स क्या होंगी, ठीक है। चैप्टर 6 में है लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। चैप्टर 7 मिसलेनियस है। इस एक्ट की एक और इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज़ दिस एक्ट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मध्य प्रदेश। ये एक्ट किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये था इस एक्ट की इंट्रोडक्शन। इसे डिटेल्स में चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज हम आगे पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, बाय।